4.3 और 4.4, ठीक है। इस एक्सरसाइज से आपको 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन ये आगे की जो एक्सरसाइज है 4.5 और 4.6 वहाँ पे उसका इसका कॉन्सेप्ट जो है जाके हेल्प करेगा, ठीक। तो देखिए हमें क्या बेटा, सबसे पहले हमें सारिक को एक्सपेंड करना आना चाहिए। अगर 2/2 का सारिक है, डिटरमिनेंट है, तो इसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं इसका आइडिया होना चाहिए हमें। जैसे ये 2/2 ऑर्डर का सारिक है, इसे हम द्वितीय कोटि का सारिक कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कहते हैं। अगर हमको इसको एक्सपेंड करना है तो पहले हम इस तरीके से 1 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। जब नीचे से ऊपर करने लगेंगे तो पहले गवर्नमेंट माइनस, सरकारी माइनस लगा लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाता है, -2। तो सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को इस तरह हम एक्सपेंड करते हैं। कोई भी ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होता है वो, जैसे 3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होता है वो फाइनली सेकेंड ऑर्डर में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें इसको एक्सपेंड करना आना चाहिए। अब मान लो जैसे बच्चों ये है -1, -2, 4, -5, इसको एक्सपेंड करना हुआ तो सेम एज इसको भी एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरह का जो डायगोनल होता है इसको लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। तो पहले लीडिंग वाले का मल्टीप्लाई करना होता है, तो लीडिंग वाले का मल्टीप्लाई करोगे, जो साइन आएगा वही लेना है। देखो -1 मतलब माइनस माइनस, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस हो गया, और 1 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा, ठीक है। अब अगले वाले डायगोनल में जब करने लगोगे तो पहले आप माइनस लगा लोगे, ठीक। अब मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, एक माइनस और एक माइनस, ये क्या हो गया प्लस, और 4 2 जा 8। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ गया 13। तो सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम इस तरह एक्सपेंड करते हैं। प्रसार, इसको प्रसार बोलते हैं, एक्सपेंड करने को विस्तार करना। तो इस तरीके से द्वितीय कोटि का सारिक का विस्तार किया जाता है, प्रसार किया जाता है, ठीक। अब देख लो 3/3 ऑर्डर में कोई सारिक आ जाएगा तो उसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे। जैसे देखो 1 1 1 0 1 2 3 5 6, मान लो इसको हमें एक्सपेंड करना है। तो हम ये बेटा सारिक है, डिटरमिनेंट है, और डिटरमिनेंट के हम किसी भी रो या कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट रो होता है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, ठीक है। तो सारिक में डिटरमिनेंट में हम किसी भी रो या कॉलम का प्रसार कर सकते हैं, कोई एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज़्यादातर 99% ये जो फर्स्ट रो है, ये जो फर्स्ट रो है यही को एक्सपेंड करते हैं। और एक्सपेंड देखिए साइन होता है प्लस माइनस प्लस, और इसी पैटर्न पे आपका साइन जो नीचे एलिमेंट्स हैं उनका भी रिटर्न किया जाता है। अब देखियो ये 1 का साइन है, अब अगर हमें 0 का साइन बताना हो तो क्या होगा, ऊपर प्लस है तो इसका मतलब ये माइनस, और यहाँ पर प्लस। इसी तरह इसका साइन बताना हो तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, प्लस फिर माइनस। इसी तरह देखो इसका साइन क्या होगा और इसका। तो साइन की हमें आवश्यकता कब पड़ती है, साइन की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब हम उस रो या कॉलम को एक्सपेंड करते रहें। जैसे अगर हम इसको एक्सपेंड करते रहते तो हमें साइन की आवश्यकता पड़ती, तो यहाँ पे हमें प्लस माइनस प्लस रिटर्न करना पड़ता, तब हम एक्सपेंड कर पाते। या इसको अगर हम इसको एक्सपेंड करते रहते तब हमें इसके साइन की आवश्यकता पड़ती, या अगर हम इसको एक्सपेंड करते रहते तो हमें इसके साइन की आवश्यकता पड़ती। लेकिन हम तो अभी किसको एक्सपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट वाले रो को ना, तो हमें केवल फर्स्ट वाले रो के साइन की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब हम जिस रो या जिस कॉलम को एक्सपेंड करेंगे हमें उसके साइन की आवश्यकता पड़ेगी, उसके साइन को रिटर्न कर लेंगे तभी एक्सपेंड करेंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा। ओके, तो अब हम फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो में पहले क्या टेकन होगा, 1 टेकन करके ब्रैकेट अप्लाई कर दो, ठीक। फिर यहाँ पे माइनस अप्लाई करो, 1 रिटर्न करो, फिर ब्रैकेट अप्लाई कर दो, ओके। फिर
+1 लिखो, फिर ब्रैकेट अप्लाई कर दो ना। अब आपने देखो ये 1 लिया है ना, आप जो एलिमेंट लोगे उसके सीध में रो को और उसके सीध में कॉलम को बंद कर लोगे, क्लोज कर लोगे। उसके बाद अगर आप देखो इसको और इसको क्लोज कर लेते हो तो अदर एलिमेंटों से द्वितीय कोटि का सारणिक बन गया कि नहीं, सेकेंड ऑर्डर का सारणिक बन गया ना। और हम सेकेंड ऑर्डर के सारणिक को जैसे एक्सपेंड करते थे उसी तरीके से क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। अब एक्सपेंड करिए तो पहले लीडिंग वाले का मल्टीप्लाई होगा, तो 6 1 जा 6, गवर्नमेंट माइनस लग जाएगा, और 5 2 जा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बोलो आ गया। अब +1 को एक्सपेंड कर लिया, अब आपको -1 को एक्सपेंड करना है। ओके, तो -1 आपने रिटर्न किया है, तो -1, अब -1 के सीध में रो और -1 के सीध में कॉलम। अपना हाथ रख के इस तरीके से अपना पेन रख के देख लिया करो, ठीक है। आपने फर्स्ट रो को किया, तुरंत एक लाइन ऐसे ड्रॉन कर दो, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट रो को किया तो फर्स्ट रो तो छूट ही गया है। अब उसके सीध में जो कॉलम पड़ेगा, एलिमेंट के सीध में जो कॉलम पड़ेगा उसको भी लीव कर देना है। अब ये इसको लीव कर दो। अब ये देखो इन एलिमेंटों से द्वितीय कोटि का सारणिक बन गया, सेकंड ऑर्डर का सारणिक बन गया। अब इसको एक्सपेंड करो तो 0 आ जाएगा, फिर माइनस ना, ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, तो 6 हो जाएगा। बोलो अब इसी तरीके से 1 को, या देखो अब अगला एलिमेंट 1 है ना, तो रो तो आपका लीव ही हो गया है, अब कॉलम भी लीव हो जाएगा। अब बताओ, अब एक्सपेंड करो, 0 - 3 हो गया आंसर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे -4 आएगा, मल्टीप्लाई कर लेगा 1 में, यहाँ पे -6 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा, यहाँ पे -3 आएगा, मल्टीप्लाई कर लेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, -7 + 6 -1, ठीक है। तो आज हम जो एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 पढ़ने वाले हैं, हमें ये एक्सपेंड की आवश्यकता पड़ेगी, प्रसार करने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आप प्रसार करना जान लो। तो प्रसार कैसे किया जाएगा समझ में आ गया, आइडिया लग गया। और 2 क्वेश्चन देख लो ताकि अच्छे से आइडिया लग जाए। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेकेंड ऑर्डर को एक्सपेंड करना आना चाहिए। जैसे इसको आपको एक्सपेंड करना है तो आप कैसे करोगे, पहले जो लीडिंग डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं उनका मल्टीप्लाई करोगे। लीडिंग डायगोनल वाले एलिमेंट यही होते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर टू राइट हैंड लोअर कॉर्नर वाला जो डायगोनल होता है उसको लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रिंसिपल वाले का मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये आपका 5 हो गया, ये 1 और ये -5 हो गया। अब ऐसे इसका करने लगेंगे तो पहले माइनस लगा लेंगे, अब फिर मल्टीप्लाई करो, यहाँ से भी माइनस मिलेगा, इसको प्लस कर देगा और ये 6, तो 1 आ गया कि नहीं बताओ। तो ये सेकेंड ऑर्डर का क्या हुआ, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना आपने सीखा। अब अगर 3 ऑर्डर में होता है तब भी हम उसको 2/2 ऑर्डर में ही एक्सपेंड करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब एक और एग्जांपल आप देख लो, जैसे -2 -1 3 0 -1 -2 1 2 -3, इसको एक्सपेंड करना हुआ। तो हमने क्या सीखा, हम किसी भी रो या कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम इसी फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर लेते हैं, हमारा काम हो जाता है। एक्सपेंड तो हम किसी भी रो या कॉलम को कर सकते हैं ना। अब हमें फर्स्ट रो को एक्सपेंड करना है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या रिटर्न करना पड़ेगा, साइन रिटर्न करना पड़ेगा। साइन रिटर्न कर दिया, अब सबसे पहले कौन टेकन होगा, -2 ब्रैकेट अप्लाई कर दो, फिर अगला टेकन होगा, देखो ये माइनस क्या हो गया, +1, फिर ब्रैकेट, फिर ये देखो आपका ये +3, फिर ब्रैकेट अप्लाई हो गया, ठीक है। तो आपने फर्स्ट रो को एक्सपेंड किया है तो फर्स्ट रो तो आपका लीव ही कर जाएगा। अब -2 के सीध में जो कॉलम पड़ेगा वो भी लीव कर जाएगा। तो अब ऐसे अपना हाथ रख लो, फर्स्ट रो को तो भूल ही जाओ, अब जो एलिमेंट ले रहा है उसके सीध में जो कॉलम पड़ा उसको भी भूल जाओ। अब इतना भूल जाने के बाद देखो ये सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बन गया कि नहीं। अब सेकेंड ऑर्डर को जिस तरीके से एक्सपेंड करते थे बताओ क्या होगा,
-1 का -3 में मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस, और ये आपका 3 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे सरकारी माइनस, फिर आप मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया कि नहीं, और 2 2 जा 4 आ गया। ये देखो -2 का हो गया। अब आपको -1 का करना है तो यहाँ पे हाथ अपना रख लो। अब बताओ, अब करोगे तो क्या आएगा? 0 + 2 आएगा ना। आ रहा है कि नहीं समझ में? क्योंकि आज बेटा केवल एक्सपैंड पे आपके क्वेश्चंस रहेंगे बेस्ड, 2 एक्सरसाइज केवल एक्सपैंड करना रहेगा बस, इसलिए आपको एक्सपैंड करना आना चाहिए डिटरमिनेंट को। अब देखो 3 को करना है ना, तो 3 के सीध में जो कॉलम है उस पर अपना हाथ रख लो, पैर रख लो। अब देखो फिर सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्रिएट हो गया है, तो बताओ क्या आएगा? 0 + 1 आएगा। तो फाइनली देखो क्या आया यहाँ पे, ये 7 और ये मल्टीप्लाई कर लो -14, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 2, और ये आपका 3, तो कितना आ जाएगा? ये 5 और ये इसमें सब्ट्रैक्ट करके -9 आंसर गिव कर देगा। बताओ, तो आपको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना आया, सारणिक को विस्तार करना आ गया, सबको प्रसार करना आ गया। तो आज हम जो 4.3 और 4.4 पढ़ेंगे तो उसमें हमें ज़्यादातर क्वेश्चनों में एक्सपेंड ही करना रहेगा, विस्तार ही करना रहेगा, नंबरों पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो 4.3 में हमें 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। इधर ध्यान दें बेटा, 4.3 में हमें 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट टाइप में हमें बिंदु दिए रहेंगे, त्रिभुज के शीर्ष दिए रहेंगे। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं ना, पहले वाले शीर्ष का निर्देशांक दिए रहेगा, तीनों त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए रहेंगे, और कहेगा क्षेत्रफल बताओ, कहेगा क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, सारणिक का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसके शीर्ष निम्नलिखित हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बोल देगा। और दूसरा क्वेश्चन कहेगा आपको बिंदु दे देगा, ठीक है, और कहेगा सारणिक का प्रयोग करके सिद्ध करो कि बिंदु संरेख है। क्या है? बिंदु संरेख है। बेटा बिंदु संरेख कब होता है? जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक रेखा पर हों। ठीक है, संरेख बिंदु क्या है? संरेख या समरेख बिंदु क्या होते हैं? 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक रेखा पे हों तो उन्हें हम संरेख या समरेख बिंदु बोलते हैं। कॉलिनियर पॉइंट वैसे बोला जाता है। ठीक है, तो कॉलिनियर पॉइंट्स क्या है समझ में आ गया? 3 more than 3 points लाइज ऑन आ सेम लाइन। 3 या 3 से अधिक पॉइंट अगर एक लाइन पे लाइज करें, स्थित हों, तो उन्हें कॉलिनियर पॉइंट बोला जाता है, संरेख या समरेख बिंदु बोला जाता है। ठीक, और एक त्रिभुज कितने बिंदु से बनता है बताओ? 3 बिंदु से बनता है कि नहीं? अगर 3 बिंदु इधर उधर हों तब एक त्रिभुज बनता है, लेकिन अगर तीनों एक ही लाइन पे फ्लैट हो गए तब त्रिभुज बनेगा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। संरेख या समरेख की स्थिति में, कॉलिनियर की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। लेकिन देखिए ऐसी स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ऐसी स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हम लोग ने 9th में, 10th में और 11th में पढ़ रखा है कि ऐसी स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 1 2 3, इस तरीके से हमने आपको ट्रिक बताया गया होगा। 1/2 1 2 3, ठीक है, 1/2 1 2 3, ये ऐसी स्थिति में ना, जब आपके 3 पॉइंट्स इधर उधर हो, इस तरीके से ट्रायंगल आपका मेक हो, तो ऐसी स्थिति में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 1 2 3, उसके बाद 23 ना, 31 12, बोलो। तो ऐसी स्थिति में आपको ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया गया है। जब 3 पॉइंट्स आपके लेफ़्ट राइट हो तो एरिया जब कैलकुलेट करना हो, एरिया जब कैलकुलेट करना हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये है। ठीक, और संरेख होने पर क्या होता था? यही चीज़ जो है 0 हो जाता था। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका इस स्थिति में ना,
क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। तो ये 0 किस में मल्टीप्लाई, ये 1/2 0 में मल्टीप्लाई कर जाता था। यहाँ 0 हो जाएगा तो ये 2 0 में मल्टीप्लाई कर देगा। तो आपका फार्मूला क्या तब जनरेट हो जाएगा, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। तो ये क्या है, ये संरेख होने पे फार्मूला था कि नहीं। और ये जब हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करना हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तब ये फार्मूला अप्लाई करते थे, और संरेख होने पर ये अप्लाई करते थे। ठीक है, संरेख होने पे 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, 2 तरह के। पहला ये बनता है, सिद्ध कीजिए बिंदु जो है संरेख है। आपको 3 पॉइंट दे देगा और कहेगा प्रूव दैट करो कॉलिनियर है। 3 बिंदु दे देंगे और कहेगा सिद्ध करो संरेख है। तब उसको कैसे करोगे आप, तब उसके लिए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे। अगर 0 आ जाएगा तभी संरेख होगा, और अगर 0 नहीं आएगा तो संरेख नहीं होगा। समझ में आया बात। 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, आपको 3 बिंदु दे देंगे और कहेगा सिद्ध करो कि संरेख है। तो अगर आपको सिद्ध करना है संरेख है तो आप किसका फार्मूला लगाओगे, एरिया ट्रायंगल का, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाओगे। अगर 0 आ जाएगा तब बोलोगे कि हाँ दिए गए बिंदु संरेख हैं। ठीक, और दूसरा क्या बनेगा, आपको 3 बिंदु दे देंगे, 3 बिंदु दे देंगे, कहेगा यदि बिंदु 1, 0, a, 0, 2, 0 संरेख है तो a का मान बताओ, तो a का मान बताओ, या कोई चीज़ प्रूफ दैट करने के लिए दे देगा। पहले आपको 3 चीज़ें क्या, 3 पॉइंट आपको कॉलिनियर गिवन करेगा, 3 पॉइंट्स आपको गिवन कर देगा और कहेगा वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, वैल्यू फाइंड करो, या कहेगा प्रूफ दैट करो, कोई ऐसा आपको एक्सप्रेशन दे देगा। तब आप क्या करोगे, तब आप ये फार्मूला प्रूफ करोगे, तब आप ये वाला फार्मूला लगाओगे। क्योंकि यहाँ पे एकदम श्योर कर दिया है कि ये तीनों पॉइंट क्या हैं, कॉलिनियर हैं, संरेख हैं, और तीनों पॉइंट कॉलिनियर रहते हैं, तब तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा ना। जब में भी मतलब डाउट हो कि होगा कि नहीं होगा तो हम ये फाइंड करेंगे, तब हम जान पाएंगे 0 आ गया तो है, 0 नहीं आ गया तो नहीं है। लेकिन अगर ये कह रहा है कि ऑलरेडी है बेटा, 3 बिंदु संरेख ऑलरेडी है, तो अब आप किसी का मान बताओ या कोई चीज़ प्रूफ दैट करो, तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। और इसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। ये जो फार्मूला हमने पढ़ा त्रिभुज के क्षेत्रफल का, इसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक में आपको 3 पॉइंट ऐसे दे देगा, 3 पॉइंट, जैसे लाइक दैट, इस तरीके से आपको 3 पॉइंट दे देगा, कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आप तुरंत ये फार्मूला लगा दोगे, आ जाएगा। और दूसरा कि आपको क्षेत्रफल दे देगा, क्या दे देगा, क्षेत्रफल दे देगा, और यहाँ पे एक आध क्वांटिटी दे देगा, एक आध अक्षर दे देगा, और कहेगा ए का मान बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मान लीजिए ऐसे 4 यूनिट दे दिया, और ये तीनों पॉइंट भी दिया रहेगा, और तीनों पॉइंट में एक लेटर ले लेगा। अब इसी लेटर का मान आपको बताना रहेगा। तो इसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे और इसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो आ गया समझ में। लेकिन ये हमारा 9, 10, 11 का तरीका होता था। लेकिन यहाँ पे क्या बोलेगा कि भाई सारणिक का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, सारणिक का प्रयोग करके बिंदु संरेख प्रूव करो, यूजिंग डिटरमिनेंट। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट को यूज करके त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना रहेगा, डिटरमिनेंट को यूज करके कॉलिनियर प्रूफ दैट करना होगा। तो इसके लिए तो जब हमको यूजिंग डिटरमिनेंट करके करना रहेगा तब और इजी हमारा फार्मूला जनरेट हो जाएगा। तो देखो, यूजिंग डिटरमिनेंट अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है तो ये फार्मूला हम जानते हैं ना। इसी फार्मूला को यूज डिटरमिनेंट में हम 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ 1, 1, 1 x1, x2, x3, y1, y2, y3 रिटर्न कर सकते हैं। ये जो आप जानते थे
9th में 10th में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है ना, यहाँ पर इसी चीज़ को सारणिक में डिटरमिनेंट फॉर्म में ऐसा रिटर्न किया जा सकता है 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ, ओके, 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3। इससे इजी है अगर आप देखें तो। हम ये वाला फार्मूला नहीं यूज करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमें यूजिंग सारणिक बोला है ना, यूजिंग डिटरमिनेंट बोला, तो ये वाला यूज करके करेंगे ना। अब आप ये बताओ, अब यही अगर हम कॉलिनियर के लिए लगाने लगेंगे तब क्या होगा? तब यहाँ 0 हो जाएगा ना, और 0 होके ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा, तब यही कॉलिनियर के लिए हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 इक्वल टू 0। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अगर हमें सारणिक का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर 3 बिंदु संरेख हैं और कोई चीज़ का मान ज्ञात करना है या कोई चीज़ प्रूफ दैट करनी है तब ये लगेगा, लेकिन अगर आपको संरेख प्रूफ करना है तब भी यही लगेगा, है ना। तो ये फार्मूला 3 जगह लगेगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल में लगेगा, आपको क्षेत्रफल दे देगा, कोई क्वांटिटी याद करना रहेगा तब लगेगा, और अगर आपको संरेख प्रूफ दैट करना है तब लगेगा। और ये आपका 2 जगह लगेगा, जब आपको संरेख दिया रहेगा और अदर कोई क्वांटिटी का मान पूछेगा या कोई एक्सप्रेशन प्रूफ दैट करना होगा। ठीक, अभी एक फार्मूला इसमें और यूज होना है। ये 2 फार्मूले समझ में आ गए, हाँ। तो इसको आप रिटर्न कर लेना जब त्रिभुज के शीर्ष x1 x2 ना, x1 y1 x2 y2 और x2 x3 y3 दिए हों तब त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक रूप में ना। चल लिख लो आप, फर्स्ट लिखो एक्सरसाइज 4.3। जब त्रिभुज के शीर्ष x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिए हों तब त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक रूप में, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक रूप में 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 when 3 points are given x1 y1 x2 y2 and x3 y3 then area of triangle in determinant form, ये हो जाएगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखो, जब 3 बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेख हूँ तब ये फार्मूला लगेगा। तब डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 इक्वल टू 0। रिटर्न कर लो बेटा। लिख लिया। अब इसको एक फार्मूला और है 4.3 में जो यूज होगा, उसको भी हम रिटर्न कर लेते हैं। 4.3, 4.4 और 4.5 हम लोग ने पहले भी पढ़ लिया था, तो एक तरीके से हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं। आज हम जो है 4.3, 4.4 रिवाइज कर लेंगे, कल 4.5। और 4.5 से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता ही है,
और 4.6 से एक क्वेश्चन 100 नहीं 200% 8 मार्क्स का आता है। आव्यूह विधि द्वारा समीकरण को हल करना, ठीक है। अब देखो हम लोग को ये 11th में बताया गया था दो बिंदुओं x1 y1 तथा, लिख लो साथ में, दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y3, दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता था? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। क्लास 11 में हम लोग ने यही पढ़ा था, याद आ रहा है कि नहीं? तो क्लास 11 में दो बिंदुओं से होके जाने वाली रेखा का समीकरण ये होता था। लेकिन यहाँ पे सारणिक रूप में, इसी चीज़ को हम सारणिक रूप में आप समझो, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के मतलब समीकरण को हम सारणिक के रूप में क्या लिखेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 x1 x2 x y1 y2 y इक्वल टू 0 रिटर्न करेंगे। भाई त्रिभुज के क्षेत्रफल में x3 y3 यूज होता है, यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और क्या यूज हो रहा है? x, y यूज हो रहा है। इसको हम डिराइव कराए थे, तो ऐसे ही तो डिराइव कराए थे। दो पॉइंट हमको गिवन था, x1 y1 और x2 y2। अब हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो हम इसमें एक थर्ड पॉइंट x, y, जनरल पॉइंट x, y मानेंगे। ऐसा मानने के बाद कॉलिनियर वाला केस बन जाता है ना। तो जो कॉलिनियर का फार्मूला था, जो संरेख का फार्मूला था, तो यही इसका भी तो फार्मूला हो गया। बस यहाँ पे बदलाव क्या आया? कॉलिनियर में x3 y3 यूज होता है और यहाँ पर x3 y3 की जगह x, y यूज हो जाता है। समझे? तो यहाँ पे हमें तीन तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे, संरेख पे मिलेंगे, और दो बिंदुओं से होके जाने वाली रेखा का समीकरण, मतलब सारणिक का यूज करके ज्ञात करना रहेगा। अगर ऐसे बोला होता तो हम तो इसी फार्मूले से लगा देते, लेकिन सारणिक का यूज करके हमें सॉल्व करना रहेगा, इसलिए ये फार्मूला लगाएंगे। रिटर्न कर लो। समझ गए कि नहीं फंडे को? अब हम लोग 5 क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हो गया? अब देखो 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। 4.3 फर्स्ट क्वेश्चन, बेटा यहाँ ध्यान दो। निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, फर्स्ट है ये, फर्स्ट है 1, 0, 6, 0 और 4, 3। ठीक है, तो हमें ये त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं ना, हमें त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं और हमें क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। अगर इन बिंदुओं को हम चतुर्थांश में टेकन करके करेंगे तो हमारा कभी आंसर गलत होने का चांसेस नहीं रहेगा।
नहीं तो कभी कभार चतुर्थांश पे डिपेंड करता है, तो हम पॉइंटों को अगर चतुर्थांश में नहीं लिए रहते हैं, क्वाड्रेंट में सही से टेकन नहीं किए रहते हैं, तो हमें दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हम इसको ये आपका एक्स अक्ष की धन दिशा, ये ऋण दिशा, ये वाई अक्ष की धन दिशा और ये वाई अक्ष की ऋण दिशा। 1,0 का मतलब है एक्स अक्ष की धन दिशा पे 1 स्टेप ना, एक्स कामा वाई होता है कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ना, तो 1,0 का क्या मतलब है, एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 स्टेप, तो 1 स्टेप हो गया। और 0 का मतलब आपको वाई एक्सिस पे मूव नहीं करना है, तो ये पॉइंट आपका 1,0 हो गया कि नहीं बोलो, ये पॉइंट ना। फिर अगला क्या है 6,0, मतलब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ही कितना स्टेप जाना है, 6 जाना है। तो मैं 1 तो ऑलरेडी जा चुका हूँ, अब यही के आगे 5 और चल जाऊँगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, तो अब ये 6 हो गया। अब चूँकि वाई एक्सिस पे 0 है ना, तो इसलिए यही पॉइंट क्या हो गया 6,0 हो गया ना। अब अगला क्या है 4,3, तो एक्स एक्सिस पे कितना है, तो यहाँ से काउंट करना है। ये एक पॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि जब ये यहीं से हम जंप लिए ना भाई, यहीं से जंप करेंगे तब एक पॉइंट हुआ ना। अभी ये 0 क्या है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब अभी यहीं पे हम स्टैंड हैं, अब एक स्टेप हुआ ना। अब इस तरीके से बढ़ते जाएंगे तो स्टेप हमारे होते जाएंगे। नहीं तो कुछ बच्चे इसको भी एक स्टेप काउंट कर लेते हैं, नहीं बेटा यहाँ से जंप लिए तब एक स्टेप हुआ ना। तो अब यहाँ पे देखो 4 है, तो 1 2 3 4 ये पॉइंट हुआ। और वाई एक्सिस पे कितना, तो यहाँ से देखो 1 2 3, तो एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 3, तो ये देखो यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन और यहाँ से वर्टिकल लाइन यहाँ पे मीट करेगा कि नहीं बताओ। ये हॉरिजेंटल लाइन ना, यहाँ देखो हॉरिजेंटल लाइन है, तो ऐसे एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ आएगी, और यहाँ पे देखो ये 3 ना, तो ऐसे एक वर्टिकल लाइन जाएगी, तो यहाँ पे मीट करेगा कि नहीं बताओ। एक्स एक्सिस पे जितना मूव करे हो हॉरिजेंटल लाइन लेना होता है इसके पैरेलल, और वाई पे जितना चले होते हो वर्टिकल लाइन लेना होता है। दोनों जहाँ मीट करता है वही ये दैट पॉइंट होता है, वही ये पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों यहाँ पे मीट करे कि नहीं बताओ, तो 4,3। अब इन तीनों पॉइंटों से यही ट्रायंगल तो बना आपका, ये यही बना ना। तो अगर इस तरीके से पॉइंट को आप अपने चतुर्थांश में प्लॉट करके करोगे तो कभी गलत होने का चांसेस नहीं रहेगा, नहीं तो कभी कभार एरिया गलत कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो आप हर क्वेश्चन को एग्ज़ाम में तो मैं आपको रिफ़र करूँगा कि इसी तरीके से आप करिएगा, क्योंकि वहाँ पे मान लीजिए ऐसे करें तो गलत हो जाएगा। हमने कई क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो आपके पॉइंट्स हमेशा कौन फर्स्ट, कौन पहले आएगा, कौन उसके बाद आएगा, कौन उसके बाद आएगा, मतलब अरेंज्ड हो जाएगा। समझ में आया। अब हमें इसका क्या करना है, यही एरिया हमें कैलकुलेट करना है ना। तो ये x1 y1 हो गया ना, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा क्या, डेल्टा इक्वल टू क्या होगा 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1/2 एक्सपेंड करो, वैल्यू पुट करो, इनकी वैल्यू पुट कर दो, x1 की वैल्यू, x2 की, x3 की, y1 की, y2 की, 3 ना, और 0, ठीक है तो क्या। अभी हमने देखो स्टार्टिंग में हमने सारणिक का प्रसार करना सीखा कि नहीं। हम कोई भी रो या कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ आप बताओ हम किस रो या किस कॉलम को एक्सपेंड करना चाहेंगे।
हम यहाँ पे थर्ड वाले को एक्सपेंड करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 2 जीरो है और 2 जीरो केवल मुझे इसी को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो अब हम थर्ड को कर रहे हैं ना, तो थर्ड का हमें साइन बताना पड़ेगा। थर्ड का हमें साइन, तो इसका साइन क्या होगा बताओ? वैसे हमें जीरो का साइन से तो मतलब है नहीं, हमको केवल 3 का साइन है चाहिए। तो 3 का साइन क्या होगा बताओ ना? हाँ, ये माइनस प्लस माइनस, तो इसका साइन क्या होगा? तो ये आप क्या करोगे 1/2 इंटू ये 1/2 तो बाहर का है ये, और ये -3, बोलो -3। अब इसके बाद क्या अप्लाई होगा? ऐसे ब्रैकेट अप्लाई होगा ना। आप इसको एक्सपेंड कर रहे हो तो ये लाइन तो भूल ही जाओ, भूल गए। अब 3 है तो अब इस पर हाथ रख लो अपना। अब बताओ क्या आएगा? 6 - 1 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा? -3/2 इंटू क्या आएगा बोलो? 5 और 6 में 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 15/2। और जो एरिया होता है वो निगेटिव तो होता नहीं है, निगेटिव आया भी है, तो इसको हम क्या करेंगे? लीप कर देंगे कि नहीं बताओ? लीप कर देंगे ना, छोड़ देंगे ना। एरिया कैन नॉट निगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये आपका 7.5 स्क्वायर यूनिट आपका क्या आ गया? एरिया आ गया। समझ में आया? तो यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल करना आ गया आपको ना। साडिक का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना आ गया। इस तरीके से आपको करना है, तो आप कर लोगे। यहाँ पे एक्सपेंड कर लोगे, कोई भी रो या कॉलम को आप एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन हमेशा आप किसको करोगे? जिस रो या कॉलम में अगर 2 एलिमेंट जीरो है बहुत अच्छा है, अगर एक एलिमेंट भी जीरो है तब भी आप उसी रो या कॉलम को करोगे, और कोई नहीं जीरो है तो चाहे जिसका कर लो। ठीक, तो एक्सपेंड करने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, घर पे करना, तो इसको नोट करना चाहो तो कर लो। ये आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क है, घर पे करना कल दिखाना। 2,7 1,1 10,8 है। अगला है -2, -3 3,2 -1, -8। तो इनका भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कल आप इसको ज्ञात करके आइए। पहले ये जो पॉइंट्स हैं इनको इस तरीके से क्वाड्रेंट में प्लॉट कर लेना ना, इससे अपना ट्रायंगल बन जाएगा, तब आप एरिया फाइंड करना। ठीक है, तो ऐसे में आपका कभी भी आंसर इनकरेक्ट नहीं निकलेगा, हमेशा करेक्ट निकलेगा। पहले ग्राफिकली प्लॉट कर लेना पॉइंट्स को। तो हो गया, इरेज कर सकते हैं। निगेटिव आएगा तो निगेटिव को लीव कर देना है ना, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव कैलकुलेट करना होता है ना। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन आप जो है घर पे करिएगा। अब इसमें बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है? दर्शाइए कि बिंदु ए ब्रैकेट में B + C, B ब्रैकेट में B, C + A, C ब्रैकेट में A + B संरेख है। आपको शो दैट करना है दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर। बेटा आपको शो दैट करना है, दर्शाना है, सिद्ध करना है। तो अगर आपको प्रूफ दैट करना हो पॉइंट कॉलिनियर है तो क्या यूज करेंगे? यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे? नहीं, तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करेंगे। देखो पॉइंट गिवन है ना ABC, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बनेगा ना। और फार्मूला
1/2 डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 x1 x2 y1 y2 y3 ना। अब ये आपका देखो फर्स्ट वाला x1 y1 हो जाएगा, सेकंड वाला x2 y2 हो जाएगा, x3 y3। तो यहाँ पे मैंने कॉलिनियर वाला फार्मूला नहीं लगाया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्यों नहीं लगाया है? सो दैट करना है, सो दैट करना हो, प्रूफ दैट करना हो तो यही लगेगा। अगर जीरो आ गया तब ये बात सही है कि नहीं कॉलिनियर है, जब ये ऑलरेडी कॉलिनियर होता तब वो वाला लगाते हैं हम। चलो वैल्यू पुट करो, x1 की वैल्यू टेल करो, x1 की वैल्यू, x2 की, x3 की, ओके, y1 y3 सॉरी y प्लस और y3 a प्लस बी। यहाँ तक आया? ओके। अब देखो हमें कॉलिनियर प्रूफ करना है, मतलब में जीरो आंसर लाना है। अब यहाँ पे सो दैट करना है, प्रूफ दैट करना है, तो 100% हमको जीरो लाना ही है। तो यहाँ पे मे बी जीरो या नॉट में भी जीरो, ऐसा तो है नहीं, एकदम 100% जीरो आना है। अब आप देखो बेटा, देखो अब यहाँ पे हम दो तरीका यूज कर सकते हैं। एक योगफल वाली प्रॉपर्टी लगा दें, योगफल वाली प्रॉपर्टी, और एक काम करें, ये R2 है कि नहीं और ये R3 है। तो अगर हम R3 में क्या करें, हम सेकेंड स्टेप में क्या करने वाला हूँ, R3 में R2 को मैं ऐड करने वाला हूँ। तो इससे क्या प्रॉफिट होगा, बोलो, इससे क्या फ़ायदा होगा? R3 में R2 को ऐड करोगे, ऐड करो ना, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस, अब ये चीज़ R3 से कॉमन कर लो। जब आप कॉमन कर लोगे 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे डिटरमिनेंट में क्या आएगा, 1 1 1 a b c 1 1 1। आइडेंटिकल हो गया कि नहीं? और आइडेंटिकल होने पे वैल्यू ज़ीरो होती है ना, तो देखो ज़ीरो नहीं आ गया, हो गया। समझ में आया कि नहीं? अगर आपको सो दैट करना रहेगा, प्रूफ दैट करना रहेगा कि कॉलिनियर है, संरेख है, तो 100% जीरो आएगा ही। और जीरो लाना मतलब हम एक बार आइडेंटिकल बनाने का सोच सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सोचा किस प्रॉपर्टी की? हाँ, और क्या, साड़ी की प्रॉपर्टी तो अब हम पूरे साड़ी में जहाँ रहेगा वहाँ यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हर जगह यूज करेंगे। अब तो उस टाइम पढ़े नहीं थे ना, इसलिए नहीं यूज करते थे, अब तो पढ़ लिए इसलिए यूज करेंगे। बोलो यहाँ तक आ गया है, कोई दिक्कत? तो अगर आपको संरेख सो दैट करना रहेगा, प्रूफ दैट करना रहेगा, हम यहाँ पे एक्सपेंड भी कर लेते तब भी हमारा काम हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि अगर ऐड कर दे रहा हूँ आइडेंटिकल बन जा रहा है, जीरो हो जाएगा, तो इसलिए हमने ऐसा कर लिया। आ गया समझ में? ओके। तो इस क्वेश्चन को नोट करना अगर चाहते हो तो कर लो। अब केवल दो तरह के क्वेश्चन बचे हैं बस, इसको नोट कर लो तो बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नोट कर लो, बाकी सॉल्व करना। नहीं आएगा तो वीडियो में भेज ही देता हूँ, फिर से देख लेना अपना। क्वेश्चन केवल नोट करा करें बस बेटा, सलूशन मत नोट करा करें ना। सलूशन देखिए, मैं डेली वीडियो भेज ही रहा हूँ, तो जो नहीं आया रहेगा, अगर नहीं आप सॉल्व कर पाए तो फिर जाके देख लेना क्या दिक्कत है। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में देखिए, आपको के की वैल्यू बताना है। प्रत्येक में के का मान ज्ञात करो, प्रत्येक में के का मान ज्ञात करो यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको गिवन दैट है, कितना? 4। 2 क्वेश्चन है इसमें, 2 क्वेश्चन है आपके पास। जहाँ शीर्ष बिंदु देखो K, 0, 4, 0,
0,2 फर्स्ट में, और सेकंड में -2,0 0,4 0, ये तो थर्ड वाला। इसी तरीके से 5 वाला भी है। 5 वाले में भी अगर आप देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको क्या दिया है, 35 दिया है। के की वैल्यू यहाँ भी पूछ रहा है, और पॉइंट्स यहाँ भी आपके पास गिवन है। तो ये तीनों क्वेश्चन एक तरह के हैं कि नहीं, बताओ, बोलो बेटा। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो मैं आपको एक बता देता हूँ, बाकी आप 2 कर लेना। तो चलो मैं यही फर्स्ट वाला ही बता देता हूँ, 3 का फर्स्ट वाला। तो हमें देखो क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC गिवन है। ये लाइन ध्यान दो, जो गिवन हो उसी का हम फार्मूला भी अप्लाई करते हैं अगर होता हो तो। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC गिवन है 4, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो 1/2 आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पर 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 x1 x2 x3। फार्मूला आपने ध्यान में ये है। अब हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, डोंट वेस्ट योर टाइम। अब यहाँ पर देखो फार्मूला हम अपने मन में ध्यान में रखेंगे। x1 तो x1 मतलब कि x2 x3 आ रहा है समझ में, y1 y2 y3 2 आ रहा है समझ में आता। और इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 4 ना, यहाँ तक आ गया। अब ये 2 किस में मल्टीप्लाई कर लेगा, 4 में। यहाँ थर्ड वाला देखो, ये थर्ड वाला, जो थर्ड वाला रो है इसमें 2 एलिमेंट 0 है ना, तो अगर हम थर्ड वाले को एक्सपेंड कर लेंगे तो केवल हमें 2 को एक्सपेंड करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा। 2 तो 0 ही हैं भाई, जिसको हम एक्सपेंड करते हैं, जैसे ये एक्सपेंड कर रहे हैं थर्ड वाले को, तो ये फर्स्ट वाले ब्रैकेट के पहले आएगा, ये सेकंड वाले ब्रैकेट के पहले आएगा, ये फर्स्ट वाले ब्रैकेट को 0 कर देगा, ये सेकंड वाले ब्रैकेट को 0 कर देगा। तो यही कुल मिला के यही में तो कुछ होगा ना। अब इसके सीध में जो कॉलम पड़ेगा वो भी लीप कर जाएगा। अब 2 का साइन क्या है बताओ, देखो प्लस माइनस प्लस, हाँ 2 साइन है, तो ये 2 कहाँ चला गया वहाँ। अब ये वाला 2 और ब्रैकेट में ये आएगा कि नहीं बताओ, क्या 4 माइनस के, और ये 4 2 जा 8, ये 2 1 जा 2 हो गया। तो यहाँ से 4 माइनस के इक्वल टू 4 को इधर ला लो, 4 + 4 इक्वल टू के, तो के की वैल्यू क्या आ गई 8। समझ में आया कि नहीं। हम यहाँ पे एक्सपेंड किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको करना चाहेंगे कि नहीं, हमको एक का ही करना पड़ेगा। तो यहाँ आइडिया लगा कि नहीं, 0 होगा, सॉरी 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यस। तो आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस के इक्वल टू 0, तो के का मान क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, सॉरी। यहाँ तक आ गया कि नहीं बताओ। तो इसी तरीके से हमें सेकंड और ये थर्ड वाला क्वेश्चन करना है, फिफ्थ वाला हो जाएगा। नोट कर लो, क्वेश्चन को नोट कर लो, जिनके पास बुक नहीं है, जिनके पास बुक है वो अपना करेंगे। वैसे सबके पास बुक होनी चाहिए। NCERT और बालाजी आप सब लोग ले लीजिए साइड में, मतलब पहले NCERT का एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग बालाजी से आप लोग को जो क्वेश्चन नहीं आया रहेगा पूछोगे तब बताएंगे, नहीं पूछोगे तो हम जान लेंगे आपको सारे आ रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई, पढ़ोगे तब कि चल रहे हैं पागलों की तरह एक एक क्वेश्चन आपको हर बुक से कराएं। साइड में आप चाहे जो बुक आप लगाइए, चैप्टर जो चल रहा है, हो गया। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट टाइप देखो, 4 में देखो 2 क्वेश्चन है कि नहीं, 4 का फर्स्ट और 4 का सेकंड। यहाँ पे बोल रहा है सारिक का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो ना। हाँ, और इसी तरीके से इसके सेकंड वाले में 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो ना।
तो दोनों एक तरह के क्वेश्चन है कि नहीं, मतलब हमें दो बिंदुओं से होके जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है कि नहीं ना। तो हम क्या लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे 3,1 और सेकेंड वाला मैं बता रहा हूँ 9,3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। फार्मूला क्या जानते हैं हम, डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 ना, x1 x2 x y1 y2 y इक्वल टू 0। बोलो वैल्यू रख दो, वैल्यू पुट कर दो 1 1 1, x1 की वैल्यू देखो x1 y1 और ये आपका x2 y2। x1 की वैल्यू बेटा x2 की x आपका नोट होगा, y1 की y2 की ये इक्वल टू 0। यहाँ तक आया। हम किसी भी रो या कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम चाहें तो 2 को 0 बना लें, 1 को एक्सपेंड कर दें, है ना। कैसे, C1 में C2 को सब्ट्रैक्ट कर लें, ये 0 बन जाएगा। C2 में C3 सब्ट्रैक्ट कर लें, ये 0 बन जाएगा। एक्सपेंड कर लें 2 को 0 करके, ये कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे ही एक्सपेंड कर लो, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे ही, ठीक है। तो आप ऐसे एक्सपेंड करोगे तो देखो, अब आपको फर्स्ट रो का आपने एक्सपेंड किया ना, फर्स्ट रो को एक्सपेंड किया तो फर्स्ट रो को इस तरीके से, अब तो फर्स्ट रो को लीवे कर दो। अब 1 टेकन कर लो, 1 ब्रैकेट में कौन आएगा, 1 देखो 1 हुआ ना। जब 1 टेकन हुआ तो ये कॉलम पे हाथ आपने रख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, 9y - 3x बना ना। फिर -1 आपने रिटर्न किया, ब्रैकेट अप्लाई किया और उसके सीध में कॉलम पे हाथ रखा। अब बताओ क्या हो जाएगा, 3y - x। फिर आपने +1 और ब्रैकेट अप्लाई किया और इस पे हाथ रखा तो क्या बना, 9 - 9 इक्वल टू, ये स्वाहा ही हो गया एक तरीके से। अब यहाँ पे कैलकुलेशन दे दो, क्या हो जाएगा, 9y - 3x - 3y + x इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -2x + 6y इक्वल टू 0। 6y इक्वल टू 2x ना, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो x इक्वल टू क्या आया, 3y। तो x - 3y इक्वल टू क्या हो गया, नहीं आया समझ में। तो इस तरीके से हम दो बिंदुओं, अगर सारणी का प्रयोग करके दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो तो इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको सेकेंड फार्मूला बताया उस पर क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। उस पर उस टाइप पे क्वेश्चन अभी नहीं मिला, लेकिन आपको यहाँ नहीं मिला लेकिन अदर बुक में मिलेगा। तो एक मैं आपको बता दे रहा हूँ उस पर भी ताकि आप वहाँ पे आप घर कर लो। हाँ, साइड बुक में आपको पक्का मिलेगा। अगर आप कोई भी साइड बुक लगाओगे, बालाजी या हर्षरूप लगाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। तो आपको क्या कहेगा, ऐसे बोल देगा कि यदि बिंदु 1, 0, 2, 3 तथा P, 1 संरेख हो, ठीक है, संरेख हो तो P का मान बताओ। क्या बोलेगा, तो ये आपको ये तीनों पॉइंट क्या कह रहा है, संरेख हो तो P का मान बताओ। अब इसमें ये नहीं कह रहा है कि संरेख है या नहीं, सिद्ध करो। ये ऑलरेडी है, तो ऑलरेडी है तो ऑलरेडी ये 0 होगा ना। और फार्मूला 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब ये वैल्यू, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। जब यहाँ पे वैल्यू रख दोगे P फट नहीं जाएगा, एक्सपेंड कर लोगे P का मान आ जाएगा ना।
इसी पे जो अच्छा क्वेश्चन बनता है ऐसे 3 पॉइंट यहाँ पे दे देंगे और कहेगा प्रूव दैट करो। ऐसे एक अच्छा टारगेट रहता है, ए बी बराबर ऐसा कुछ, ए डी ऐसा, इस तरीके से आप साइड बुक में देखोगे टारगेट रहता है। तो आपको फिर क्या करना है, यही फार्मूला लगा लेना है और यहाँ पर जो पॉइंट्स रहेंगे उनकी वैल्यू रख देना और एक्सपेंड कर लोगे तुरंत ए बी बराबर जो भी रहेगा, ए एक्स बराबर बी वाई, इस तरीके से जो भी टारगेट रहेगा आ जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे अभी याद आया कि इस तरीके से रहेगा कि यदि पॉइंट ए कामा 0, 0 कामा बी लाइक दैट तथा x कामा वाई, ठीक है, संरेख हों तो प्रूव दैट करो x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। ए कामा 0, 0 कामा बी तथा x कामा वाई संरेख हो तो प्रूव दैट करो x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। तो नो प्रॉब्लम, तो तुरंत क्या होगा, ये संरेख है ना, x1 y1, ये x2 y2, x3 y3, तो हम तुरंत संरेख होने वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। 1 1 1 x1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 ना। अब आप एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड कर सकते हैं ना। एक और जीरो बना लें क्या, ये देखो ये C2 है, ये C3 है। अगर C2 में C3 को कर दें तो ये 0 बन जाएगा ना, या यहाँ पे C1 में C2 कर लें, ये 0 बन जाएगा। तो केवल एक को एक्सपेंड करना पड़ेगा, अभी 2 को करना पड़ेगा कि नहीं। तो ये लॉजिक लगा लेते हैं, C1 टेंस टू C1 माइनस C2। तो सब्ट्रैक्ट करो A और यहाँ पे माइनस, मतलब कोई मतलब नहीं बन रहा है, फिर आके नहीं 0 बन रहा है ना, यहाँ पे चीज़ें अरेंज हो जा रही हैं। तो हम यही को एक्सपेंड कर लेते हैं, किसको, R3 को एक्सपेंड करने पे एक तो 0 ही है ना, केवल 2 को ही एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो B का साइन बताओ, देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस भी ब्रैकेट में बताओ, ऐसे हाथ रख लो ना अपना, x माइनस से हो जाएगा ना। अरे यार देखो B, फिर अपना ऐसे इस तरीके, तो इस अब y प्लस वाई की माइनस वाई प्लस वाई ना। अब क्या होगा बताओ, केवल 0 माइनस है ना, तो ये क्या आ गया, माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी, ये माइनस ए वाई इक्वल टू 0 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, माइनस बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू माइनस ए बी ना, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। अब हम ए बी का डिवाइड दे देना, प्रत्येक पद में क्या कर दें, ए बी का डिवाइड दे दें। तो देखो x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। ठीक है। तो आपने देखो 4.3 में 3 तरह के फार्मूले पढ़े और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं, लेकिन आपको हर फार्मूले पे यूजेस बता दिया हूँ। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको साइड बुक से भी मिलेंगे। तो आप कल आपका काम क्या है, 4.3 A to Z आपको सॉल्व करना और इसके एग्जाम्पल लगा लेने हैं। और अदर बुक में भी ये एक्सरसाइज है, आपके पास चाहे जो साइड बुक हो, ये एक्सरसाइज है। तो इसी टाइप पे आपको उसमें और क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनको प्रैक्टिस करके आना है।